Hello, my dear student. Welcome to our new YouTube channel for 12th and JET classes. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और ये स्पेशल जो विद्यार्थी हैं 12th क्लास के और जो विद्यार्थी हैं जेट क्लास के, उनके लिए स्पेशली ये चैनल बनाया गया है। इसलिए आपको इस चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का इसलिए दबाइए, कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 12th कृषि विज्ञान राजस्थान बोर्ड, और जिसमें हम अध्याय नंबर जो 3 है इरिगेशन का, सिंचाई का, उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। देखो कंप्लीट यदि आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए तो आपको हमारा कोर्स एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन से लेना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखें, आपको हमारा कोर्स चाहिए तो आपको एग्री पावर जयपुर कोचिंग ये ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको कोर्स लेना पड़ेगा यदि आपको पढ़ाई करनी है तो। चलिए, इसके साथ ही जो विद्यार्थी जो हैं तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप जो हैं चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कृषि व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 11th और 12th के जो हैं क्वेश्चन 100% आते हैं। तो 11वीं 12वीं कृषि विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज है वो भी किस प्रकार से अध्याय अनुसार 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की कृषि विज्ञान, और इसके अलावा 10 फुल मेजर टेस्ट जो है मात्र 101 रुपये में है। इसके लिए भी क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर, इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और वहाँ से कोर्स परचेज आपको करना है यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। मृदा में उपस्थित लवणों का जल के साथ नीचे चले जाना। जो मृदा में उपस्थित जो लवण होते हैं, साल्ट जो रहते हैं, लवण रहते हैं, जैसे जल के साथ क्या है, नीचे चले जाते हैं। सिंचाई, जब हम सिंचाई करते हैं खेत में जो है, सिंचाई क्या होती है भाई, इरिगेशन क्या होता है, कृत्रिम रूप से दिया हुआ जो पानी है पौधे की आवश्यकता के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और ये सिंचाई का जल हो या वर्षा का जल हो, कोई भी जल हो, वो क्या करता है, नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो लवण जो रहते हैं, साल्ट जो रहते हैं, उनको भी लेके जाता है और वो क्या कहलाता है, लीचिन कहलाता है। क्या कहलाता है लाडलो, लीचिन कहलाता है। तो याद रखें, और ये भी याद रखना है लीचिन, इससे क्या होता है, लवणीय जो मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाओं को सुधारा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुधारा जाता है, लवणीय मृदाओं को सुधारा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, निश्चालन के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नरमंजरी टेसल का आना किसकी त्रांतिक अवस्था होती है। जब आपने इस अध्याय में देखा होगा, त्रांतिक अवस्था जो एक सिंचाई के निर्धारण की अवस्था है कि भाई सिंचाई करनी चाहिए, तो उसमें जो है ये इसका आंसर आएगा मटका, कि मट्टा में जो है, और ये भी पता होना चाहिए जो मट्टा है, मट्टा में जो है देखिए सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं टेसल, फिर आते हैं सिल्ट, है ना। तो पहले फर्स्ट जो दिखाई देते हैं वो टेसल दिखाई देते हैं, और इसलिए मट्टा क्या होता है, प्रोटोएंड्री होता है। प्रोटोएंड्री बोल दो, प्रोटोएंड्री बोल दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। प्रोटोएंड्री मतलब होता है नर पुष्प भाग का पहले दिखाई देना, परिपक्व होना, एक ही बात है। तो नर भाग का जब पहले आता है तो उस अवस्था को प्रोटोएंड्री कहते हैं, और जब मादा पहले आती है तो प्रोटोडाइनी कहते हैं। और मट्टा में जो है कौन पहले आता है, नर मंजरी यानी कि टेसल पहले आते हैं, तो इसलिए मट्टा प्रोटोएंड्री हो रही है। और टेसल क्या होता है, ये नर और ये मादा, सिल्ट क्या होता है, मादा भाग होता है। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, फिर उसके बाद जो है गेहूं में कितनी त्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, सिंचाई की कितनी त्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है सिंचाई की, है ना। जो भारद्वाज हैं उन्होंने इन अवस्थाओं को दिया है, और ये अवस्था हैं
कितनी होती हैं? 6 अवस्था होती हैं। गेहूं में सिंचाई की जो त्रांतिक अवस्था है वो कितनी है? 6 अवस्था होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी आप ये पढ़ लेना, पहली जैसे CRI अवस्था होती है, टिल्डरिन अवस्था होती है, लेट जॉइंटिन अवस्था होती है, फ्लावरिन अवस्था होती है ना, ये आपको ध्यान रखना। मिल्टिन स्टेज होती है, डफ स्टेज होती है। अब देखिए, सिंचाई का उपयुक्त समय जानने के लिए कौन सी विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है? यदि हम सिद्धांतिक रूप में बात करें तो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है पत्तियों का जल विभव, वाटर पोटेंशियल मापकर। मतलब सीधे तौर पर आप जो है पत्तियों में जल विभव मतलब जल की मात्रा सीधे तौर पर माप लो, पत्तियों में पता चल जाएगा जल की मात्रा कितनी है। कम है तो सिंचाई कर दो, नहीं है सफिशिएंट है तो मत करो। बाकी तो सब नॉर्मल स्थिति है। पत्तियों में पानी की कमी होने पर पत्तियों के तापमान में क्या परिवर्तन आता है? जैसे बात करें जहां जिसमें ये कोई प्लांट है और जिस मृदा में लगा हुआ है, इस मृदा में जो है जो पानी है या हम कह सकते हैं नमी है, इसकी यदि क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उस स्थिति में पत्ती के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो पत्तियों का तापमान होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब पानी की कमी हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम हो जाएगा। भाई पत्तियों, जब पानी नहीं है तो जो पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, और रंध्र के द्वारा ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन मतलब रंध्रों के द्वारा जल का ह्रास, पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाना, वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन जब होता है, जब इसमें से रंध्रों में से पानी निकलता है तो पत्ती का तापमान सामान्य या नॉर्मल रहता है। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और रंध्र जो है बंद हो जाते हैं तो इससे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन बंद या कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो जो पत्तियों का जो तापमान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। तो याद रखना है, पत्तियों का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि रंध्र जब खुले रहते हैं तो पानी आता है, तो पानी आता है तो पानी है तो मौसम ठीक रहेगा, है कि नहीं है? चलिए भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पत्तियों का तापमान मापा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, अल्टीमीटर, आर्द्र थर्मामीटर या साइक्रोमीटर से। तो याद रखना है, इंफ्रारेड जो थर्मामीटर होता है इससे पत्तियों का तापमान जो है, जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पत्तियों में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट क्या होती है? यानी कि ऊपरी सीमा से तात्पर्य आप समझो जिस पर पौधे के लिए जल मृदा में अच्छी मात्रा में रहता है। ऊपरी सीमा क्या होती है? मतलब वह सीमा जिसमें पौधे के लिए जितना जरूरी चाहिए, पौधे के लिए जल का जितना चाहिए, चाहे वो बाष्पोत्सर्जन की बात हो, भाई बाष्पोत्सर्जन के लिए जल चाहिए, उपयोग अंदर जो एंजाइमेटिक क्रिया होती हैं, पौधे के विकास होता है, वृद्धि होती है, उसके लिए जल चाहिए। जितना भी जल चाहिए, जितनी भी आवश्यकता है वो पूरी की पूरी हो रही है। पूरी की पूरी किससे हो रही है? मृदा से हो रही है। मृदा में उपलब्ध इतनी, मृदा में जल है, मृदा में नमी है कि जितनी भी पौधे की आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं, वो रहेगी ऊपरी सीमा। और ये आवश्यकताएं किस पर उपलब्ध होती हैं? क्षेत्र क्षमता पर, यानी कि जो फील्ड कैपेसिटी होती है इस पर उपलब्ध होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फील्ड कैपेसिटी को परिभाषित करो। तो याद रखना है, फील्ड कैपेसिटी जिस पर पौधे के लिए उपलब्ध जल जो है मृदा में अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध रहता है, पौधे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल उपलब्ध रहता है, वो फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता होती है। और क्षेत्र क्षमता ही मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा है, यानी कि इस क्षमता पर जल सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध रहता है जितना पौधे के लिए चाहिए। ये ध्यान रखें। चलिए, बाकी ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेना आप। क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता, यानी कि ये कह रहा है कि जो है कोई मृदा है और वो उसमें मृदा में जो है क्षेत्र क्षमता है, मृदा की जो क्षेत्र क्षमता है उस पर उपलब्ध जल की उपलब्धता क्या होगी, है ना। कोई ये पौधा है, ये कहाँ पर उड़ रहा है? मृदा में उड़ रहा है। और मृदा में जो है जल
जल किस पर है? जल जो है क्षेत्र क्षमता पर है, क्षेत्र क्षमता पर, क्षेत्र क्षमता पर है और ये प्लांट है। तो इस प्लांट के लिए क्षेत्र क्षमता पर जल की जो उपलब्धता है ये पूछा है, जल की उपलब्धता। तो भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्षेत्र क्षमता क्या होती है, जिस पर जितनी आवश्यकताएं पौधे के लिए होती हैं उतना जल उपलब्ध होता है। यानी कि कितना जल, आवश्यकताएं पूरी, मतलब हम कह सकते हैं कि 100% जल उपलब्ध रहता है। जितना पौधे के लिए आवश्यक है उतना जल मृदा में उपलब्ध रहता है। वही जो क्षमता होती है वही क्षेत्र क्षमता होती है। यानी कि इस पर उपलब्ध जल की जो उपलब्धता है वो 100% होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है, ये बात करते हैं। देखिए, गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है सीड से जड़ जमने की अवस्था, यानी कि CRI अवस्था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी दे देते हैं CRI, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि CRI अवस्था बुवाई के कितने दिन बाद आती है? तो याद रखना है बुवाई के 21 दिन बाद आती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुवाई के कितने दिन बाद जो है ये अवस्था आती है, तो याद रखना है 21 दिन बाद आती है। चलिए, महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था। और निम्न में से सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि जो है, सबसे कम दक्ष विधि का है, यानी कि ऐसी विधि जिसमें सबसे ज़्यादा हानि होती है। चलिए, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, चैट बेसिन, यानी कि, और ये स्प्रिंकलर, ये ड्रिप, ये फ्लडिंग, इसको भाप विधि भी कहते हैं, अनियंत्रित आपलावन। मतलब सबसे कम दक्ष विधि, मतलब जो जहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ऐसी विधि। कम दक्ष मतलब जो पानी सबसे ज़्यादा, जहाँ पर पानी व्यर्थ हो चला जाता है, पौधे के लिए उपयोग नहीं रहता है, तो वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग अनियंत्रित आपलावन का मतलब है कोई खेत है और खेत में आप तो क्या करो, पानी छोड़ दो, और पानी छोड़ दो, खेत अपने आप लबालब हो जाएगा। ये क्या होती है? फ्लडिंग होती है। बस आप तो जाओ, खेत में पानी छोड़ दो, चारों तरफ बढ़िया मेड़बंदी कर दो, खेत अपने आप लबालब हो जाएगा। यही क्या मेथड होती है? फ्लडिंग या अनियंत्रित आपलावन। और आप देखिए, जब आवश्यकता ही नहीं है उससे ज़्यादा जो है जल इसमें जाता है, व्यर्थ जल चला जाता है, इसका मतलब ये सबसे कम दक्ष विधि है। अब देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारे जो हैं जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। देखिए, जो विद्यार्थी लेना चाह रहा है 12th क्लास का कोर्स, वो 2500 रुपये में ले सकता है। इस कोर्स की खासियत है, इन सभी के चैप्टर वाइज जो है अध्यापन आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। देखिए, नोट्स तो आपको एक तो पुस्तक के नोट्स रहेंगे, एक शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा प्रत्येक से चैप्टर वाइज, प्रत्येक के चैप्टर वाइज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, है ना, ये सब प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्न, ये सब आपको जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे। इसके साथ ही जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहा है जेट परीक्षा की, तो जेट के लिए भी हमने जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है, शानदार वाला कोर्स, VIP कोर्स मिलेगा, है ना, जिसमें हम देखिए कृषि जीव विज्ञान, कृषि जो है कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि विज्ञान संपूर्ण, ये पूरा टोटल आपको मिलेगा 2500 रुपये में। इसके लिए क्या करना है, हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर कोचिंग, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बने रहना है एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म पर। और कोर्स परचेज करने के लिए आपको कहाँ जाना है, हमारे एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म पर जाना है। दूसरा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको ये कोर्स तो 100% लेना ही पड़ेगा, ये वाला कोर्स तो 100% आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का आपके लिए वरदान कोर्स है। क्लियर है? तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा, ये लेना ही पड़ेगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।